नमस्कार, मैं अजय कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और हकीकत के बीच जमीन आसमान का फासला होता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर भाषण अपने पिछले भाषण से ज्यादा झूठा और खोखला लगने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए अपने भाषण में कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को बर्बाद कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार के दीमक को नरेंद्र मोदी जैसे नेता ही हर रोज पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी को अपने जीवन को ईमानदारी से देखने की आदत नहीं है। अगर वह ईमानदारी से अपने जीवन को देख पाते तो उनको पता चलता कि उनका पूरा जीवन सफर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। भारत सरकार के कामकाज के खातों की जांच परख करने वाली संस्था कैग ने बहुत दिनों बाद एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट ने भारतमाला प्रोजेक्ट के घोटाले को उजागर किया है। भारतमाला प्रोजेक्ट सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में प्रति किलोमीटर सड़क की लागत के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई थी, मगर प्रति किलोमीटर सड़क बनाने पर तकरीबन 32 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। यानी कि जितनी मंजूरी दी गई थी उससे 2 गुना का खर्च आया है। इस प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 26,316 किलोमीटर सड़क बनाने का ठेका दिया गया था। तो सोच लीजिए कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे हो रहा था। वह अपने भाषण में भ्रष्टाचार से लड़ाई की बात करते हैं, क्या वह इस पर कुछ ठोस कदम उठाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आयुष्मान भारत योजना पर बहुत बड़े बड़े दावे किए। कैग की रिपोर्ट ने आयुष्मान भारत योजना में चल रही धांधली का भी पर्दाफाश किया है। इस योजना के तहत वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने की घोषणा की गई थी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मृत लोगों को जीवित दिखाकर के भुगतान किया गया है। एक ही नंबर से 7.5 लाख लाभार्थियों के जुड़े होने का फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। इलाज के दौरान तकरीबन 88,000 लाभार्थियों की मौत हो गई, मगर इनकी मौत से संबंधित तकरीबन 2,14,000 क्लेम का भुगतान किया गया। अब सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री पता लगाएंगे कि लाभार्थियों को मिलने वाला यह पैसा फर्जी तरीके से कहां पर जा रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया भाषण अपने पहले वाक्य से लेकर अंतिम वाक्य तक किसी प्रचारक का भाषण लगता है, किसी दुकानदार का भाषण लगता है जो इधर उधर और दाएं बाएं के आंकड़े को समेटकर जनता के बीच फेंक रहा है, जिसका मकसद वोट के जाल में जनता को फंसाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह के भाषण देने की हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि उन्हें यकीन है कि उनकी गोदी में खेलने वाला मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछेगा। वह अपने भाषण में किसी भी किस्म का झूठ डाल सकते हैं और अपना चुनावी प्रचार आसानी से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए अपने भाषण में स्टार्टअप पर बड़ी बड़ी बातें कही। कहा कि भारत के स्टार्टअप की ताकत को देखकर दुनिया भर के नौजवानों को अचंभा हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि दुनिया भर में स्टार्टअप के मॉडल को शक और संदेह की निगाह से देखा जाने लगा है। कुछ जानकार तो यहां तक कहते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम समकालीन पूंजीवाद की आंखों के सामने चल रहा सबसे बड़ा घोटाला है। प्रॉफिट और कमाई नहीं होती है, कर्मचारियों की छटनी होती रहती है, मगर कंपनी का वैल्यूएशन लगातार बढ़ता रहता है। भारत में बायजू का मॉडल देख लीजिए, कंपनी की कमाई नहीं हुई, कंपनी बर्बाद होती रही, लेकिन इनका वैल्यूएशन लगातार बढ़ता रहा। जो स्टार्टअप कंपनियां लिस्टेड हैं उनके साथ एक अच्छी बात है कि वह नुकसान में रहती है तो सबको दिखता रहता है, मगर भारत में तो बहुत बड़ी स्टार्टअप कंपनियां बहुत बड़ी संख्या में लिस्टेड नहीं है। उनमें पारदर्शिता की कमी है, उनके भीतर चंद लोग पैसे से पैसा बनाने का गजब खेल रचते रहते हैं। किसी वीडियो में स्टार्टअप की दुनिया पर विस्तार से बात की जाएगी, मगर इतना समझिए कि एक अनुमान के मुताबिक साल 2023 के वित्त वर्ष के शुरुआत में 92 स्टार्टअप कंपनियों ने 25,000 कर्मचारियों को निकाल दिया। स्टार्टअप कंपनियां एक खास स्टेज को पार कर लेती हैं, मार्केट से तब तक बहुत ज्यादा पैसा ले लेती हैं, मगर इसके बावजूद भी उनका प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं हो पाता है, उन्हें आगे पैसा नहीं मिल पाता है। इस चक्कर में कई स्टार्टअप कंपनियां दम तोड़ देती हैं तो कई लचर तरीके से चलती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह समझने वाली है कि भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी महीने में 15,000 रुपए भी नहीं है। भारत भले ही 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, मगर वहां पर खरीदार कम है। जब तक लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा तब तक दुकानदारी का किसी भी तरह का मॉडल हो ढंग से काम नहीं कर सकता है। यही स्टार्टअप के साथ हो रहा है। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था की नब्ज यानी आम आदमी की आमदनी की ज्यादा चिंता करें। अगर इसकी चिंता नहीं करेंगे तो उनके भाषण के हर शब्द हर अगले भाषण में और ज्यादा खोखले बनकर नजर आते चले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा कि
छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों के नौजवान, हमारे बेटे बेटियां आजकल कमाल दिखा रहे हैं। पता नहीं नरेंद्र मोदी छोटे छोटे गांव और कस्बों को देखते भी हैं या नहीं। छोटे छोटे गांव और कस्बों की सरकारी और प्राइवेट स्कूल में इस तरह की पढ़ाई लिखाई हो रही है, भारत के बहुत बड़े बच्चों का भविष्य मजदूर बनने के लिए अभिशप्त है। 10वीं और 12वीं क्लास पास करने के बाद ही लाखों बच्चे हर साल अपना घर द्वार छोड़ करके बसों और ट्रेनों में, जनरल डिब्बों में बोरी की तरह भरकर भारत के किसी कोने में खाने कमाने का जुगाड़ करने के लिए निकल पड़ते हैं। हमारे छोटे छोटे गांव और कस्बों की हकीकत यह है कि यहां से शहर की तरफ रोजगार की तलाश में निकला हुआ इंसान शहर में जाकर झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए अभिशप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी झोपड़ियों पर बात की और भारत में तकरीबन 10 करोड़ आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। इसमें सबसे वंचित तबके से आने वाले लोगों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। यह आबादी ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत के नौजवानों के लिए अवसर का आकाश खुला हुआ है, आसमान से भी ज्यादा अवसर की मौजूदगी है। मगर हकीकत यह है कि भारत की बहुत बड़ी आबादी इतनी गरीबी में रहती है कि वह अपने बच्चे बच्चियों के लिए ढंग का सपना नहीं देख सकती है। उनके लिए आजादी का कोई मायने नहीं है। इसके बाद बहुत मुश्किल से कोई पढ़ लिख लेता है तो हालत यह है कि हर 4 शिक्षित नौजवान में से 1 नौजवान इस समय बेरोजगार है। बाकी जो नौकरी कर रहे हैं उनमें से ज्यादातरों का मेहनताना और काम ऐसा है कि वह किसी गुलामी में काम कर रहे हैं और उनके साथ शोषण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की डेमोग्राफी में मौजूद जनसांख्यिकीय लाभ को भी बर्बाद कर दिया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक साल 2022-23 में 15 साल से ऊपर के लोगों में किसी ना किसी तरह की रोजगार या रोजगार की तलाश में लगे हुए लोगों की हिस्सेदारी महज 39.5% है। मतलब भारत में काम करने लायक आबादी में से तकरीबन 61% आबादी के पास किसी तरह का काम नहीं है। यह दुनिया के ज्यादातर मुल्कों से कम है। कांग्रेस की सरकार के रोजगार देने के कामकाज से तुलना किया जाए तो अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा बताते हैं कि साल 2012 में भारत में कुल बेरोजगारों की संख्या तकरीबन 1 करोड़ के आसपास थी। मतलब तकरीबन 1 करोड़ ऐसे लोग थे जो रोजगार की तलाश में थे मगर उन्हें रोजगार नहीं मिला था। मगर साल 2022 में भारत में तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी ना किसी तरह का रोजगार चाहिए मगर उनके पास किसी तरह का रोजगार नहीं है। अर्थशास्त्री अरुण कुमार बताते हैं कि हर साल अगर 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी गई तो भारत बेरोजगारी की भीषण परेशानी को नहीं संभाल पाएगा। अब बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस जुबान से लाल किले की प्राचीर पर खड़ा होकर यह कह रहे हैं कि भारत के नौजवानों के लिए अवसर का आकाश खुला हुआ है। भारतीय समाज की रोजाना की हकीकत, आंकड़े और तथ्य बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की खराब नीतियों की वजह से भारत के नौजवानों के लिए अवसर का आसमान काली अंधेरे में तब्दील कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भारत के मजदूरों, फल बेचने वाले, रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों का अभिनंदन किया। मगर प्रधानमंत्री से यह सवाल बनता है कि क्या इन लोगों का अभिनंदन कर देने भर से इन्हें गरिमापूर्ण जिंदगी मिल जाएगी? ठीक बात है कि आप इनका अभिनंदन करते हैं, मगर यह भी बताइए कि जब जब आप यह कहते हैं कि भारत को टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचाना है, तब तब आप यह क्यों नहीं कहते हैं कि भारत की जो प्रति व्यक्ति मजदूरी है वह भी इतनी होनी चाहिए कि वह दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में शुमार हो। भारत के 94% मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यानी कि रेहड़ी पटरी वाले क्षेत्र में काम करते हैं, और भारत के कुल उत्पादन का 45% हिस्सा यहीं से आता है। मगर इनकी औसत आमदनी 10,000 रुपये महीने से भी कम है। इतनी कम आमदनी पर भारत के मजदूर जी रहे हैं। अगर वाकई भारत के प्रधानमंत्री देश प्रेमी हैं और उनका अभिनंदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मजदूरों से माफी मांगे और कहें कि देश उनकी वजह से चल रहा है, मगर भारत सरकार उन्हें ढंग का जीवन मुहैया कराने में असफल रही है। वह पूरे देश के सामने भारत के मजदूरों से माफी मांगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय चेतना हर तरह की चिंताओं से मुक्त करता है। आज हम इस तरह की राष्ट्रीय चेतना में जी रहे हैं कि जन जन का विश्वास और भरोसा सरकार में बढ़ता चला जा रहा है, जबकि हकीकत बिल्कुल इसका उलट है। बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना बनाई जा रही है जिसे राष्ट्र नाम का अर्थ ही नहीं पता है, जिसे यह नहीं पता कि जब हम देश का नाम लेते हैं तो देश में सभी लोग आते हैं। राष्ट्र के नाम पर एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया है और उस व्यक्ति पर भरोसा बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सरकार क्या होती है, सरकार का कर्तव्य क्या होता है, जन कल्याण का मतलब क्या होता है, इन सबको हटाकर भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मजबूत और कमजोर, नफरत की भाषा देशवासियों को सिखाई जा रही है। मौजूदा वक्त की राष्ट्रीय चेतना इतनी कमजोर है कि एक छोटे से अफवाह पर लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। भारत के कई इलाके दंगे के भेंट चढ़ जाते हैं। मंदिर मस्जिद का विवाद सालों साल से चलता आ रहा है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत के डाइवर्सिटी को पूरा विश्व अचंभे से देख रहा है। डाइवर्सिटी की हकीकत यह है कि मोदी सरकार खुलेआम
पूरे भारत को हिंदुत्व के नफरती भीड़ में बदल देना चाहती है। पठन पाठन की किताबों से वह चैप्टर हटाए जा रहे हैं जो डाइवर्सिटी से जुड़े हैं। नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार में कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जो डाइवर्सिटी को तवज्जो देता है। जो खुलेआम दंगाई भाषा बोलते हैं, दंगा करवाते हैं, उन्हें मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। डाइवर्सिटी की जिस कदर हत्या मोदी दौर में हो रही है, वैसी हत्या आजादी के बाद से लेकर अब तक कहीं भी नहीं हुई है। कोई और नहीं बल्कि सरकारी कामकाज भारत के डाइवर्सिटी को मारने में सबसे आगे खड़ा है। जहां तक दुनिया भारत के डाइवर्सिटी पर अचंभित है या नहीं, इसकी बात रही तो नरेंद्र मोदी जिस देश को भारत के लोगों से वोट के लिए खूब बेचते हैं, उस अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग का हर साल दुनिया भर के मुल्कों के धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट छपता है। इस आयोग की पिछले 4 साल की लगातार रिपोर्ट बता रही है कि भारत में डाइवर्सिटी की हालत बहुत बेकार है। इस साल इस आयोग ने दावा किया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में धार्मिक भेदभाव भयावह स्तर पर पहुंच गया है। धमकी भरे अंदाज में उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर भारत में हालात नहीं सुधरे तो उसे अमेरिका सरकार के प्रतिबंधों के लिए तैयार रहना चाहिए। बताइए, भारत में डाइवर्सिटी को लेकर इस तरह के हालात को क्या दुनिया अचंभित नजरों से देखती है या कमतरी के नजरों से? नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है, मगर 15 अगस्त से एक दिन पहले भारत सरकार ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े जारी किए थे। भारत का साल 2023 में जुलाई महीने का एक्सपोर्ट साल 2022 के जुलाई महीने के एक्सपोर्ट के मुकाबले तकरीबन 16% कम रहा है। साल 2023 जून महीने में एक्सपोर्ट साल 2022 के जून महीने के मुकाबले तकरीबन 22% कम रहा है। पिछले 37 महीनों में यह भारत का सबसे कम एक्सपोर्ट वाला महीना था। इंडियन एक्सप्रेस जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका ने मार्च महीने में तो यहां संपादकीय तक लिख दिया कि भारत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कम क्यों होते जा रहा है। नरेंद्र मोदी से सवाल यही बनता है कि वह भाषण किसके लिए लिखते हैं भाई? सच के साथ अपना संदेश देने के लिए या झूठ के साथ अपना संदेश देने के लिए? नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा कि मुद्रा लोन योजना के तहत 20 लाख करोड़ रुपए और उससे भी ज्यादा मेरे देश के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए दिए गए हैं। भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अप्रैल 2023 में यह कहा था कि पिछले 8 साल में मुद्रा लोन योजना के तहत तकरीबन 40 करोड़ लोगों को लोन दिया गया है। दिए गए लोन में 83% लोन 50,000 रुपए से कम का दिया गया है। यह पूरी राशि मिलकर 19,25,000 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। अब सोचने वाली बात यह है कि 50,000 रुपए से कम की राशि में कोई क्या बिजनेस करता होगा, किस तरह का कारोबार करता होगा और कारोबार से किस तरह की नौकरी पैदा करता होगा। गरीबी पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से पार करा करके मिडिल क्लास में पहुंचा दिया गया है। यह आंकड़ा नीति आयोग का है। देश के तमाम अर्थशास्त्री इस आंकड़े पर असंतोष जताते हैं। सबका कहना है कि भारत सरकार कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे क्यों नहीं जारी करती है। पूरी दुनिया में गरीबी को मापने का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। नरेंद्र मोदी के पहले के शासनकाल में सर्वे जारी होता था। नरेंद्र मोदी के काल में भी यह जारी हुआ था। नरेंद्र मोदी ने इस एक्सपेंडिचर सर्वे का आंकड़े ही बंद कर दिया। मतलब पिछले 9 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वह आंकड़े ही सरकार ने जारी नहीं करवाए जो भारत में गरीबी की ढंग से व्याख्या कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी के दौर में आंकड़ों की हकीकत यह भी है कि भारत के तमाम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, सांख्यिकीविद यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आंकड़ों के साथ भ्रष्टाचार कर रही है, गलत मेथोडोलॉजी अपनाई जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि सब कुछ चमक दमक भरा दिखे, भीतर की बदहाली ना दिखाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि औरतों को लखपति बनाने की योजना शुरू करेंगे। मतलब सोच कर देखिए कि कितना विरोधाभास है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में काम करने लायक औरतों के बीच लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महज 8 से 10% के आसपास है। मतलब काम करने वाली औरतों के बीच तकरीबन 90% औरतें ऐसा काम नहीं करती हैं कि उन्हें कमाई हो। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भारत को टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचा देंगे, मगर 12 महीने में औरतों के लिए 1 लाख रुपए कमाने की योजना चला रहे हैं। मतलब महीने में 8,000 रुपए। अब आप ही बताइए ऐसी बातों पर क्या कहा जाए। प्रधानमंत्री तमाम आंकड़े पेश करके यह बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के दौर में यूपीओ के दौर से ज्यादा राज्य, पंचायत और किसी भी सरकारी योजना में आवंटन किया जा रहा है। अगर जीडीपी बढ़ोतरी की दर और प्रति व्यक्ति आमदनी की दर अपने पिछले सरकार से कम होती है तो इस तरह के आंकड़े वैसे नेता ही पेश करते हैं जो जनता के सामने खुलकर झूठ बोलने की आजादी हासिल कर चुके होते हैं। मतलब सारे गणित हटा करके एक सामान्य आदमी की नजर से सोचा जाए तो पिछले 9 साल में ज्यादातर वक्त महंगाई बनी हुई है।
तो तय है कि जो सामान 9 साल पहले 10 रुपए में मिलता था वह आज 15 रुपए में मिलेगा, तो आवंटन बढ़ना निश्चित ही है। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? इसमें बताने वाली बात तब होती जब जीडीपी की बढ़ोतरी और प्रति व्यक्ति आमदनी भी बढ़ती। इसकी हकीकत यह है कि इंडियन एक्सप्रेस के आर्थिक पत्रकार उदित मिश्रा अपने लेख में बताते हैं कि साल 2004 से लेकर 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 183% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि साल 2014 से लेकर 2023 के बीच अर्थव्यवस्था में 83% की बढ़ोतरी हुई थी। साल 2004 से लेकर 2014 के बीच प्रति व्यक्ति आमदनी में 145% की बढ़ोतरी हुई थी, जो कि नरेंद्र मोदी के पिछले 9 साल में महज 47% का इजाफा है। इतना इजाफा होने के बाद भी भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी 1,15,000 रुपए सालाना के आसपास टिकी हुई है। अब आप बताइए कि पिछले 9 साल के अपने कामकाज को बताने के लिए प्रधानमंत्री दाएं बाएं इधर उधर और वैसे ही आंकड़ों को क्यों पेश कर रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता है। नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि कोविड महामारी के दौरान दुनिया भर ने भारत की क्षमता देखी, मगर यह नहीं बताया कि इसी महामारी के दौरान तकरीबन 40 लाख लोग मर गए, जो दुनिया में कोविड के दौरान हुई मौतों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह नहीं बताया कि कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन लगाया गया था तो भारत के शहरों में बसने वाली बदहाली सड़कों पर नंगे पांव इस तरह से दिखने लगी कि भारत की अब तक की सारी विकास की नीतियां शर्मसार हो गई। यह नहीं बताया कि कैसे ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई, कैसे गंगा में लाशों की बहती तस्वीर और देश और दुनिया ने देखी। प्रधानमंत्री ने 200 करोड़ टीका लगाने के लिए भारत की आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया, मगर इस बात के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से माफी नहीं मांगी कि अब भी उनके महीने की सैलरी महज 2,000 रुपए से भी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमारी सीमाएं चुस्त और दुरुस्त हैं, मगर सवाल यह है कि अगर भारत की सीमाएं चुस्त और दुरुस्त हैं तो कैसे भारत की भूमि पर, भारत की सीमा के भीतर चीन ने तकरीबन 2000 वर्ग मील की घुसपैठ कर ली है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का झूठ बोलते हैं तो उन सैनिकों के बलिदान की अनदेखी करते हैं जो भारत चीन सीमा पर अपने देश की सुरक्षा करते हुए मौत की भीड़ चढ़ गए। भारत जैसे देश में जहां पर अभी भी बहुत बड़ी आबादी को शिक्षा तक पहुंच नहीं है, अब भी अगर ढंग से अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना हो तो लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, भयंकर गरीबी है, भयंकर बेरोजगारी है। वैसे देश में नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को भारत की 3 सबसे बड़ी परेशानी मानते हैं। इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी के वैचारिक दिवालियापन को बताती। भारत में भयंकर भ्रष्टाचार है, मगर भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी गंगोत्री कहीं पर बहती है तो वह भाजपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल इसी बात का जवाब दे दें कि भाजपा चुनाव में हजारों करोड़ रुपए का कैसे खर्च करती है। अगर वह ऐसा कर देते हैं तो माना जाएगा कि वह भ्रष्टाचार की गंभीरता को समझते हैं। वह परिवारवाद पर हमला करते हैं, ठीक बात है। अगर परिवारवाद को ही खत्म करना है तो सबसे पहले अपनी पार्टी से शुरू करें। अशोका यूनिवर्सिटी त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल साइंस का रिसर्च बताता है कि साल 2019 के चुनाव में भाजपा के एमपी यानी सांसदों में तकरीबन 25% सांसदों की जड़ें किसी ना किसी तरह से परिवारवाद से जुड़ी हुई है, मगर इन लोगों को नरेंद्र मोदी नहीं हटाएंगे। दरअसल बात यह है कि भारत की राजनीति में परिवारवाद इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि चुनाव बहुत महंगे होते जा रहे हैं। आंदोलन और विरोध प्रदर्शन होता है तो सरकार उस पर गोली चला देती है, सरकार उसे तोड़ देती है। जब नीचे से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा तो ऊपर तक कैसे पहुंचेगा। नीचे से लोकतंत्र बर्बाद करने में नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए परिवारवाद पर तो उन्हें नहीं ही बोलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तुष्टीकरण की। मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं हुआ है, मुसलमानों के साथ हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया है। अगर उनके साथ ढंग का व्यवहार होता तो आज सत्ता प्रतिष्ठान की जगह में उनकी ठीक ठाक पहुंच होती। उनके पूरे प्रतिनिधित्व को मार दिया गया है। मुस्लिम समुदाय के भीतर गरीबी बहुत दर्दनाक है। अगर इस देश में किसी का तुष्टीकरण हुआ है और किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है, और वह भी पूंजीपतियों का। नरेंद्र मोदी ने अडानी जैसे लोगों का तुष्टीकरण किया है। अगर वाकई नरेंद्र मोदी तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं तो अडानी की संपत्ति की छानबीन ही करवा ले। यह बता दे कि कैसे अडानी की संपत्ति नरेंद्र मोदी के दौर में 14 गुना बढ़ गई। जब देश के 97% लोगों की कमाई कोरोना के दौर में घट रही थी, तब कैसे अडानी की संपत्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अंत में चलते चलते एक और बात समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत 1000 साल से गुलाम रहा है। यह बहुत ही गलत पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ऐसा कह करके वह भारत के 1000 साल के संघर्ष को अपमानित कर रहे होते हैं। मतलब सोच कर देखिए कि वह कैसा समाज होगा जिसे हम महान कहते हैं और वह समाज 1000 साल से गुलाम रहा होगा। नरेंद्र मोदी यह बात केवल और केवल सांप्रदायिक मकसद से कहते हैं। शुक्रिया।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।